इसलिए मैं नहीं बतला सकता कि खजाना कहाँ है। एक बार तो ठाकुर को संदेह हुआ कि यह किसी आत्मा या रूह की आवाज नहीं, बल्कि उस वृद्ध की ही आवाज है। कोई तत्व की बात मिली नहीं। नाटक में किसी की दिलचस्पी नहीं थी, सो अब सब वापस आ गए। दिल्ली लौटकर ठाकुर ने ये घटना मुझे बताई। उनके बताए गए चित्रण से उस रात का पूरा चित्र मेरी आंखों के सामने खिंच गया। अब खोज के एक नए अध्याय का प्रारंभ किया गया। बीजक एक मटमैले कागज पर लिखा हुआ था, एक ओर ढूंढाई लिपि में और दूसरी ओर फारसी में। बीजक के ऊपर सही शब्द लिखा था, इसलिए ये बात भी सिद्ध हो गई कि वह नकल नहीं है। जो युवक बीजक लाया था उसका नाम था गोदिका। वह राव कृपाराम का वंशज था, ये भी छानबीन कर ली गई। राव कृपाराम के वंशजों में राव कस्तूरचंद, उनके पुत्र राव टेकचंद, उनके पुत्र गोदिका के हाथों से गुजरता ये मिला था। बीजक की प्रामाणिकता इस तथ्य पर निर्भर करती थी कि वह बीजक कितना पुराना है, और इसका निपटारा विशेषज्ञ ही कर सकते थे। राष्ट्रीय अभिलेखागार के विशेषज्ञों को बीजक दिखाया गया। जांच के बाद विशेषज्ञों ने यह प्रमाणित किया कि जिस कागज पर बीजक लिखा है वह 200 वर्ष पुराना है, और काली स्याही जो उसके लिखने में प्रयुक्त की गई है वह भी लगभग उतनी ही पुरानी है। अब विशेषज्ञों के कथन के अनुसार बीजक की प्राचीनता में कोई संदेह नहीं रह गया। बीजक इस प्रकार प्रारंभ होता था। बीजक की साल संवत 1783, मित्ती बैसाख सुदी 13, श्री महाराजा धीराज, श्री सवाई जयसिंह जी, बढ़ा श्री महाराज जयसिंह को माल में लियो 1 अरब 8 करोड़ 11 लाख 13,735 को 6। इसके अंदर जो जवाहरात रखे हैं उनकी तफसील है। 4 हीरे की ढाल शिव शंभू महाराज की, 22 माणिक की चूड़ी, 22 कंठा हार मोती पन्ना का गले का, 14 पहुंची हीरे की, 18 अंगूठी, 10 मर्दानी, 8 जनानी, 8 बाजूबंद, 5 मर्दाना, 3 जनाना, 3 हीरे पन्ने के सरपेंच, 1 सूरज पंखी, 2 हार जनाना, 1 चंद्रमणि हीरे की, कुल नग 95। खजाने के जवाहरात का विवरण देने के पश्चात बीजक में जिस जगह खजाना रखा गया वहां तक पहुंचने के निर्देश थे। निर्देश इस प्रकार थे: किला आमेर, बीजगढ़, श्योपोल, सूंगढ़, 118 टाका की सूद, तरफ आदुगी पसीत, नीचे खोदने गज 18 जीमे गज, 10 नीचे चौकी, 1 माटा की गज, 1 चौड़ी लंबी तिकोनी, पाछे खिड़की ने मारो, 1 औधो धरियो जीमे कुंडी 6, रुपया 5-6। तात्पर्य यह है कि खजाने तक पहुंचने के लिए आमेर के विजयगढ़ के दरवाजे शिवपोल से 118 गज टाके सीध में पश्चिम दीवार की ओर यह खजाना एक कोठरी के नीचे है। कोठरी कहाँ है बीजक में साफ नहीं है। कोठरी आसपास किसी जगह पर भी हो सकती है। यह भी लिखा कि 10 गज धरती खोदने के बाद एक वर्गाकार पत्थर आएगा। उसे हटाने पर एक खिड़की आएगी जिस पर एक मटका उल्टा रखा होगा। वहां ये सब जेवरात होंगे। कहा जाता है कि बीजक में लिखे गहनों और जवाहरातों की कीमत जब ये रखे गए थे उस समय 32 करोड़ की थी। इनका आज का मूल्य कितना होगा ये कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है, किंतु यह अनुमान लगाना गलत होगा कि सन 1976 में इस खजाने की कीमत 1000 गुना तो बढ़ ही गई होगी। बीजक की प्राचीनता प्रमाणित हो जाने के पश्चात अधिकारियों के निरीक्षण में पुरातत्व विभाग और सेना के सहयोग से खजाने की खोज प्रारंभ कर दी गई। क्योंकि बीजक में शिवपोल और टांके का भी जिक्र है, इसलिए खुदाई का काम शिवपोल और टांके के आसपास ही केंद्रित किया गया।
जिन दिनों जयगढ़ में खुदाई का काम चल रहा था, उन दिनों भी मैं 2-3 बार जयगढ़ गई। खुदाई में करीब 200 मजदूर लगे थे। इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा रही थी। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो सब राजस्थान के ही थे। अधिकांश के तो पूर्वज भी जयगढ़ के थे, इसलिए इनके मानस पर पुराने किस्से कहानियों का काफी असर था। कुछ भ्रांतियां, कुछ अंधविश्वास भी उन्हें घेरे हुए थे, जिनसे छुटकारा पाना उनके लिए असंभव था। ऐसा उनकी बातचीत से मैंने पाया। एक दिन बड़ी हलचल मच गई। पता लगाने पर मालूम हुआ कि खुदाई करते हुए मजदूरों को कोई आवाज सुनाई दी, रौबदार आवाज कि जो कोई किले की खुदाई करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। बस फिर क्या था, सारे मजदूर काम छोड़कर बैठ गए। अधिकारियों ने बहुत समझाया पर कोई काम करने को तैयार नहीं हुआ। आखिर अधिकारियों ने कहा, चलो हम तुम्हारे साथ बैठते हैं, चाहे जितनी देर बैठना पड़े। यदि हम इस आवाज को सुन लेते हैं तो फिर खुदाई नहीं कराएंगे। ये आवाज तुम्हारे लिए जितनी अभिशाप मूलक सिद्ध हो सकती है, उतनी ही हमारे लिए भी खतरनाक होगी। और अधिकारी घंटों उन मजदूरों के साथ बैठे, लेकिन जब कहीं कोई आवाज सुनाई नहीं दी, तब कहीं मुश्किल से मजदूर माने कि ये सब उनके मन का भ्रम था। इसी प्रकार एक दिन एक और खबर उड़ी कि खुदाई करते समय सांप मिले हैं। सांपों का अस्तित्व लक्ष्मी के साथ, खजाने की रक्षा के साथ जोड़ा जाता है। बस शहर भर में आंधी की तरह खबर फैल गई, खजाना मिलने में अब देर नहीं है। सभी मजदूर काम छोड़ उसी ओर लपके। बाद में पता चला कि केवल एक सांप का कंकाल मिला था, और उसे भी किसने देखा था मालूम नहीं पड़ा। जयगढ़ किले तक पहुंचना काफी मुश्किल काम था। फिर भी शहर वाली, पर्यटक और मेरे जैसे कई पत्रकार चक्कर लगाते रहते थे कि कहीं से कोई खबर मिल जाए। छुट्टी के दिन मौसम अच्छा होता तो कंधे पर कैमरा लटकाए किले तक जाते। सामने संगीन लिए फौजी जवानों की मुस्तैदी से गश्त लगाते देखते तो घूमकर नाहरगढ़ की ओर से किले की दीवार तक पहुंच जाते। वहां भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो फिर संतरे के पास जाकर उल्टे सीधे बहाने बनाते। जब कहीं किसी तरह दाल नहीं गलती तो किले का चक्कर लगा लेते। सेना मुस्तैदी से किले की रक्षा में संलग्न थी। अंदर कहां क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता। अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि जयगढ़ किले के अंदर स्थित जिन टंकियों का संकेत पहले किया जा चुका है, उनमें पहली टंकी की गहराई 34 फीट है, टंकी नंबर 2 32 फीट गहरी और टंकी नंबर 3 की गहराई 54 फीट है। 39 फीट के बाद उनमें 9 क्यूबिकल्स और मेहराबें बनी हैं। क्यूबिकल्स को एक दूसरे से मेहराबों के साथ जोड़ा गया है। टंकी नंबर 3 की पश्चिमी दीवार पर एक बड़ा सा आला बना है। अनुमान लगाया गया कि शायद पहले वहां कोई दरवाजा रहा हो। टंकी नंबर 2 और टंकी नंबर 3 की दीवार उभयनिष्ठ है, इसलिए यह अनुमान किया गया कि बीच की जो 22 फीट की जगह है वहां कोई कोठरी हो सकती है जिसमें खजाना हो। टाका उन दिनों टंकी को कहते थे। चारों टंकियों का पानी निकाल दिया गया था क्योंकि टंकियों में पानी 200 से अधिक वर्षों से भरा हुआ था। उनकी तह में बहुत मिट्टी जम गई थी। पानी के बाद मिट्टी को निकालना भी बहुत आवश्यक था। ये कार्य बहुत कठिन सिद्ध हुआ और उसमें समय भी बहुत अधिक लगा क्योंकि टंकी के नीचे धातु मिलने की संभावना थी, इसलिए मेटल डिटेक्टर की सहायता हर पल ली जा रही थी। खुदाई का काम बहुत सावधानी के साथ किया जा रहा था और ये विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि किले को कोई क्षति ना पहुंचे। एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने से जयगढ़ किले में अधिकांश स्थलों पर पत्थर ही पत्थर हैं। टंकियों और किले के फाटकों के बीच जो जगह है वहां मिट्टी और इन्हीं स्थानों पर खुदाई करके
टंकियों के नीचे की तह तक पहुंचने का प्रयत्न किया जा रहा था। टंकियों के पास 2 विशाल फाटक हैं, एक विजयगढ़ की तरफ और दूसरा गणेश चौक की तरफ। दोनों में से शिवपोल किस फाटक का नाम था, कहना कठिन था। राजघराने के लोग गणेश चौक की तरफ वाले फाटक को शिवपोल बताते थे, किंतु प्राप्त संकेतों के अनुसार विजयगढ़ी की ओर वाले फाटक को शिवपोल होना चाहिए। इस भ्रम से निजात पाने के लिए खुदाई का काम दोनों फाटकों से 118 गज की दूरी पर जो आर्च बनता है उस पर किया गया। अखबारों में रोज खबरें छप रही थीं, जयगढ़ की, किले की, खजाने की। जयपुर शहर कौतूहल का केंद्र बना हुआ था। खबरें खूब जोरदार तरीके से छप रही थीं, क्योंकि बीजक ही खजाने की कुंजी थी। इसलिए दिलचस्प बात यह हुई कि एक छोड़ कई बीजक प्रकाश में आ गए। नए बीजक देने वालों में से मुख्य था जयसिंह खवास, 24 वर्ष का एक युवक। उसका कहना था कि उसके पास भी जयपुर घराने के छिपे हुए खजाने के बीजक हैं। पहले तो उसने और उसके परिवार वालों ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, पर जब अखबारों में रोज खजाने की खबरें आती दिखाई दी तो उसके पिता को भी याद आया कि क्यों ना वो घर के पुराने कागज पत्रों की खोजबीन करें। उन्हें ऐसा ख्याल था कि कुछ बीजकों की कॉपी उनके पास है। जयसिंह के पिता खवास गांगराज ने तुरंत सारे कागज बाहर निकाले और उन्हें 3 बीजकों की कॉपी मिल गई। इन नए बीजकों की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। जयसिंह खवास का कहना था कि उसके पूर्वज खवास रोड़ाराम को शेर जंग बहादुर की उपाधि मिली थी। वह महाराजा माधो सिंह प्रथम के साथ उदयपुर से जयपुर आए थे। उस समय महाराजा माधो सिंह प्रथम अपने भाई ईश्वर सिंह के साथ उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में महाराजा माधो सिंह जीत गए। उन्होंने खवास रोड़ाराम को जयपुर राज्य की सेवा में ले लिया। बाद में जयसिंह के दादा राय बहादुर खवास माला बख्श महाराजा माधो सिंह द्वितीय के खास आदमियों में से हो गए। उनसे पूछे बगैर महाराजा कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि उसके पूर्वज किले का संरक्षण करते थे, इसलिए वहां क्या रखा है सब उन्हें पता था। यहाँ तक कि खजाना कहाँ छिपा है उसकी जानकारी और कागजों की नकलें भी उनके पास सुरक्षित रहीं। महाराजा माधो सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद जयसिंह के दादा ने महाराजा मानसिंह द्वितीय का उत्तराधिकार के झगड़े में साथ दिया। महाराजा मानसिंह उस समय नाबालिग थे, अतः जल भुनकर दूसरे सरदारों ने जयसिंह के दादा को कैद करा दिया। 2 वर्ष तक वो मोती डुंगरी में कैद रहे। इस बीच इंग्लिश रेजिडेंट ने भी दादा पर बहुत जोर डाला कि उन्हें खजाने के बारे में बता दिया जाए। तरह तरह के लोभ उन्हें दिए गए, जोर जबरदस्ती भी की गई, लेकिन राज्य के प्रति दगा करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने 6 नवंबर 1937 को महाराजा मानसिंह द्वितीय को एक पत्र लिखा कि मैं 88 वर्ष का बुढ़ा हूँ और जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, अतः खजाने संबंधी सारे कागजात आपको सौंप देना चाहता हूँ। 5 दिन बाद ही उन्हें उत्तर मिला कि अगले दिन सुबह 10:30 बजे वो महाराजा से मिल लें। वो महाराजा से मिले और अपने पास अभी तक सुरक्षित रखे दस्तावेजों की नकल तो अपने पास रख ली, असल उन्हें दे दी। खवास बाला बख्श ने महाराजा माधो सिंह द्वितीय को भी तीनों बीजक दिखाए थे, पर क्योंकि सिक्कों पर तल्ख शब्द लिखा था, इसलिए उन्होंने महाराजा माधो सिंह द्वितीय से प्रार्थना की थी कि खजाना अनछुआ छोड़ दिया जाए और जैसा कि निर्देश है केवल घोर आपत्ति के समय ही निकाला जाए। महाराजा ने खजाना अनछुआ ही रहने दिया। उसके बाद महाराजा मानसिंह द्वितीय ने सन 1945 तक खजाने की कई बार खोज की। उन्होंने एक बार फिर खवास बाला बख्श से मिले बीजकों की कॉपी निकाली और अपने साथ खवास बाल बख्श तथा उनके भाई
खत्तीपुरा के ठाकुर भैरव सिंह को लेकर किले में ले गए। पर किले में पहुंचते ही अचानक खवास बाला बख्श की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद वो फिर कभी किले में नहीं जा पाए। बीमारी के चलते सन 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। जय सिंह खवास का कहना था कि वो तीनों बीजक 3 भिन्न खजानों के हैं। एक बीजक के अनुसार एक खजाना तो 20 करोड़ सोने की मोहरों का है। तभी जयगढ़ में अफवाह उड़ी कि खुदाई करने वाले एक दल को दीवाने आम के फर्श के नीचे खुदाई करने पर सीढ़ियां दिखाई दी हैं। जब और खोदा गया तो सीढ़ियों की संख्या बढ़ती गई। इन सीढ़ियों के दीवाने आम में होने का अर्थ था कि वो अवश्य ही किसी जगह जाने के लिए छिपे तौर पर बनाई गई होगी। लगभग 25 सीढ़ियां उतरने पर एक रास्ता मिला जो एक कमरे की ओर जाता था। यह कमरा 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा था और उसकी ऊंचाई 10 फीट थी। रोचक बात यह थी कि ये कमरा पूरी तरह सील बंद था, यानी उसकी चारों दीवारें मार्टर की बनी थी और इसमें जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। दीवारें बहुत मजबूत थी, इतनी कि तोड़ने की कोशिश पर एक दिन की मेहनत में एक दीवार सिर्फ 4 इंच तोड़ी जा सकी। इस सील बंद कमरे की यह स्थिति एक बड़ी संभावना का संकेत दे रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये केवल अफवाह थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। दूसरे दिन अफवाह उड़ी कि कमरा मिलने के पहले तालाब के तल में लगभग 100 बंदूकें भी मिली हैं। यह अनुमान लगाया गया कि यह बंदूकें खजाने की रक्षा के लिए रखी गई होंगी, किंतु तभी एक दूसरी अफवाह ने इस पहली अफवाह को निरस्त कर दिया। प्रामाणिक तथ्य ये सोचा गया कि दशहरे के दिन पवित्र तालाब में बंदूकें फेंकने की प्रथा प्रचलित थी, इसलिए ये बंदूकें तालाब में जमा हो गई होंगी। लोगों ने बताया कि उदयपुर से सन 1608 में ब्रजभूषण पुरुषोत्तम खजाना लाए और उसे छिपा दिया। सन 1719 में खजाने की चर्चा ने जोर पकड़ा। लोगों ने बताया कि महाराजा जयसिंह ने खजाने को 6 चौकियों के नीचे छिपा दिया था। 8 वर्ष बाद सवाई महाराजा जयसिंह ने सन 1726 में जयपुर शहर बसाने का निर्णय लिया। सिटी पैलेस के पोथीखाने में इस बात का प्रमाण है कि खजाना 128 करोड़ का था और 1726 में निकाला गया था। बाद में खजाना पूरा रखा गया या कम, ये कहीं नहीं लिखा गया है। हाँ, यदि सन 1783 के बीजक को प्रामाणिक माना जाए तो केवल 108 करोड़ खजाने में रखा गया। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शायद 20 करोड़ रुपया महाराजा जयसिंह ने अपने लिए रख लिया और इस 20 करोड़ में से ही 16 करोड़ जयपुर शहर को बसाने में खर्च किया गया। जयगढ़ में जिस जोर शोर से काम हुआ और जितनी मैन पावर व खर्चा लगा खजाने की खोज में, वह सब बेकार ही गया। वहां कुछ भी नहीं मिला। वही कहावत हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगर कोई और समय होता तो इस पर काफी शोरगुल होता, किंतु क्योंकि आपातकाल था, किसी ने चूं भी नहीं की। हाँ, जयपुर में अफवाहें अवश्य उड़ती रहीं कि रातों रात खजाने को ले जाते देखा गया है। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि उन्होंने ऊंटों पर खजाना ले जाते हुए भी देखा है, पर ये सब कपोल कल्पित बातें थीं। जयपुर राजघराने की तलाशी के समय मैंने उस समय के आयकर विभाग के डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हरिहर लाल जी से भी भेंट की थी। मुझे लग रहा था कि यह रेड राजनीतिक कारणों से प्रेरित रही होगी। अन्य लोगों का भी यही अनुमान था, किंतु हरिहर लाल जी ने बताया ऐसी बात नहीं है। वास्तव में जयपुर राजघराने की तलाशी एक इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपीडिशन था। ऐसी खबर मिली थी कि जयपुर राजघराने के पास अघोषित संपत्ति का अपार भंडार है
और क्योंकि प्राप्त संपत्ति का कुछ हिस्सा महाराज को भी मिलता, इसलिए उन्हीं के लोगों ने आकर खबर, जानकारी और बीजक दिए। उसी आधार पर काम हुआ। मैंने पूछा, खबर लिखित थी या अलिखित? दोनों ही तरह की खबरें थीं। मैंने अन्य सूत्रों से भी पता लगाया कि उस दौरान कोई रेड राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर तो नहीं हुई। बताया गया कि किसी भी वीवीआईपी पर रेड करने के लिए विभाग को पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस तो लेनी ही होती है। आज भी यह व्यवस्था कायम है। जयपुर रेड में भी क्लियरेंस लिया गया था। कई बार ऊपर से पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिलता था, कई बार मिल जाता था। यदि किसी पार्टी पर रेड के लिए क्लियरेंस मिल भी जाता था कि रेड करनी है, पर पर्याप्त खबर यदि आयकर विभाग के पास नहीं होती थी तो रेड नहीं डाली जाती थी। ऊपर से आदेश कभी नहीं दिए गए कि रेड करनी ही है। जैसे ग्वालियर राजघराने पर रेड करने की पॉलिटिकल क्लियरेंस थी, परंतु विभाग के पास पर्याप्त आधार नहीं था, इसलिए रेड नहीं डाली गई, जबकि जयपुर में डाली गई। बाद में जब ग्वालियर राजघराने के विषय में पक्के सबूत मिले, तभी रेड की गई। इन सब बातों से मैंने निष्कर्ष निकाला कि आपातकाल के दौरान अधिकारियों की गति सांप छछूंदर जैसी रही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऊपर से क्लियरेंस हो कि रेड करो और विभाग ना करे। अधिकारियों को भी अपने हाथ पांव बचाकर काम करना था, इसलिए पर्याप्त सबूत यदि होते थे तो बहुत अच्छा। सबूत नहीं मिले तो उन्हें बाद में विश्वस्त सूत्रों से खबर आई भी दिखाया गया होगा। जब पर्याप्त मजबूत आधार बन जाते होंगे तभी तलाशी का काम शुरू होता होगा। यही कारण है कि शाह कमीशन को इन तलाशियों में संदेह का कोई आधार नहीं मिला। उन दिनों जयपुर जयगढ़ कई बार जाने पर वहां के जनजीवन को पास से देखने का अवसर मिला। राजस्थान साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से जितना भरपूर है, अंधविश्वास, कुरीतियों और गरीबी में भी उतना ही जकड़ा हुआ है। उस दिन वहां एक बालिका से मुलाकात हुई। पीला घाघरा और राजस्थानी बांधनी की लाल ओढ़नी, पैरों में गिलट के लच्छे और उंगलियों की पोरों में गिलट या चांदी के ही छल्ले, माथे पर बोल लगाए थी वह। उम्र से पहले ही अनुभव की चादर ओढ़े उसकी मासूम आंखों का रीतापन मैं आज तक नहीं भूल सकी हूँ। मैंने इस मासूम गुड़िया को भरपूर देखा। पता नहीं क्या कशिश थी कि मैं उसकी ओर खिंचती चली गई। जितना मैं उससे पूछने की कोशिश करती कि उसका बचपना कहाँ खो गया है और कि वह स्कूल जाती है या नहीं, उतना ही वह अपने आप में सिमटती गई। बहुत कुरेदने पर उसने बताया कि 10-12 वर्ष की कम उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी। शादी के बारे में उसे बस इतना भर याद है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, खूब बाजे बजे थे और खेलने के लिए एक साथी मिल गया था। उसका और उसके बींद यानी पति का घर आसपास ही था। दोनों की मंगनी तो उस समय ही हो गई थी जब वह मां के पेट में थी। दूल्हे की उम्र का तो उसे कोई अंदाज नहीं, शायद 1-2 साल बड़ा हो या छोटा भी हो सकता है। मेरी उत्सुकता बढ़ी और इस दिशा में मैंने और जानकारी हासिल की। गांव टोले में भीतर तक जाकर बात की तो मालूम पड़ा कि यह कोई नई बात नहीं है। अक्सर गोद की बच्ची जो माँ का दूध पीती है, उसका विवाह भी हो जाता है। ऐसे मामलों में लड़की के साथ उसे दूध पिलाने को उसकी माँ भी चली जाती है, यदि लड़की की ससुराल पड़ोस में हो तो। गोद के बच्चों को शादी के फेरे दिलाने के लिए अक्सर नाइन और नाई की खोज होती है, जो गोद में लेकर उनका विवाह संपन्न कराते हैं। कई बार बालिका का विवाह बड़ी उम्र के पुरुष के साथ भी करा दिया जाता है। ऐसे बाल विवाहों पर रोक लगाने में शारदा एक्ट विफल रहा। मैंने गांव बिरादरी के लोगों को समझाने का भरसक प्रयत्न किया,
किंतु उनके दिमाग में मेरी बात घुसी ही नहीं, ऐसा मुझे लगा। उल्टे उन्होंने मुझे ही समझाने का प्रयत्न किया कि 8 या 9 वर्ष की कन्या तो गौरी पार्वती का रूप है और ऐसा कन्यादान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। बाल विवाह का एक कारण ये भी बताया गया कि छोटी उम्र में विवाह कर देने से दहेज कम देना पड़ता है। कृषक परिवार में घर के काम निपटाने के लिए एक जोड़ी हाथ मिल जाते हैं। बालिका वधू घर में स्वयं सबसे पहले उठकर पशुओं को चारा आदि देकर गोबर के उपले पाथ लेती है। खेत के छोटे मोटे काम उसकी नियति बनते हैं, चाहे इन बेमेल और मासूम विवाहों का परिणाम विधवा होना ही क्यों ना हो। कई गांवों में बाल विवाह सामूहिक रूप से भी होते हैं। ऐसी बालिकाओं की आंखों की मासूमियत उनकी बचपन में बजी शहनाई छीन लेती है। वह या तो मौत की गोद में जा गिरती है या फिर वैधव्य की त्रासदी भुगतती है। मैं जितनी बार राजस्थान गई, मैंने सदैव गांवों में बाल विवाह की बुराई के परिणाम बताकर वहां के लोगों की आंखें खोलने का प्रयत्न किया। कहीं कहीं कुछ असर हुआ भी, पर अभी भी यह प्रथा प्रचलित है और ऐसा लगता है ये सदी ऐसी मासूम आंखों के दर्द को अभी भी पूरी तरह पहचान नहीं सकी है।